बहुत से लोगों को यह शक था कि रामानुजन मैथमेटिक्स में अच्छे क्यों हैं। जब रामानुजन से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब भी मैं सो रहा होता हूं तो मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती है। मुझे सपने में नामगिरी देवी नजर आती है, एक रेड कलर ब्लड से लिपटा हुआ बोर्ड नजर आता है और उसमें एक हाथ इक्वेशंस को लिखने लगता है। मुझे वो इक्वेशंस याद रहती हैं और मैं उठते ही उसे कागज पे लिख लेता हूँ। जब बहुत से लोगों ने रामानुजन की लाइफ को स्टडी करना चाहा तो उन्हें पता चला था कि श्रीनिवास रामानुजन के पास कोई मैथमेटिक्स की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी और उनकी डेथ भी बहुत ही यंग एज में हुई थी, 32 की उम्र में। और इस छोटे से लाइफ स्पैन में रामानुजन ने 4000 प्रूफ्स, आइडेंटिटीज, कंजेक्चर्स और इक्वेशंस प्रोड्यूस किए थे, और वो भी प्योर मैथमेटिक्स में। आज भी रामानुजन की इक्वेशंस ब्लैक होल, स्ट्रिंग थ्योरी जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझने में काम आती है। रामानुजन इतने इंटेलिजेंट थे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में काम कर रहे ग्रेट मैथमेटिशियन हार्डी ने कहा था कि प्योर टैलेंट के बेसिस पर अगर मुझे 0 से 100 के स्केल में खुद को मेजर करना हो तो खुद को मैं 25 पॉइंट दूंगा, लेकिन रामानुजन को पूरे 100। पर सवाल यह था कि सच में कोई ताकत रामानुजन को ये सब इक्वेशंस बताती हैं या फिर ये सब रामानुजन के मन का बहम था। जब रामानुजन जैसे और दिग्गजों को भी स्टडी किया गया तो उनमें भी एक पैटर्न कॉमन नजर आया था कि सबको सोने के बाद ही ब्रेक थ्रू आइडियाज आते थे। जैसे कि दिमित्री मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल का सीक्वेंस सपने में नजर आया था। उन्होंने भी कहा था कि मुझे एक सपना आया था कि कौन सा एलिमेंट किस जगह होना चाहिए और मैं सपने से उठते ही उन चीजों को कागज में लिख लिया। ऑगस्ट कैकुले को भी बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर इसी तरीके से नजर आया था। उन्हें नजर आया था कि एटम्स ने सांप की शेप बना ली है और सांप ने अपनी ही पूंछ को अपने मुंह में डाल लिया है और फाइनली वो जल्दी से उठे और कागज में उन्होंने बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बना दिया। इन सब इंसिडेंट्स का लॉजिकल आंसर इलॉन मस्क ने दिया जब उनसे आइडियाज के बारे में पूछा गया कि तुम्हें ये सारे अमेजिंग आइडियाज आते कहां से हैं। उन्होंने कहा कि एक्चुअली में होता यह है कि जब भी हम कुछ कंटेंट कंज्यूम करके सो जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात को उस आइडिया पर काम करता है और इस रात भर की प्रोसेसिंग की वजह से ही हमें सुबह अच्छे आइडियाज आते हैं। And it's not really occurring in the shower, but you're kind of getting the results of last night's, computation, basically. तो पहली चीज जो हम अगले 21 दिनों के लिए कर सकते हैं वो ये है कि सोने से पहले वो कंटेंट कंज्यूम करें जिन आइडियाज पर हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेन रात को काम करे। नेक्स्ट लाइफ चेंजिंग आइडिया है डीकंस्ट्रक्ट सक्सेसफुल पीपल लाइफ एंड लर्न फ्रॉम देम। 4 Hour Workweek बुक के ऑथर टिम फेरिस कहते हैं कि मैं 30 सालों तक स्विमिंग से इतना डरता था कि मुझे लगता था कि अगर मैं पानी में गया तो मैं पक्का मर जाऊंगा। लेकिन फिर मैंने 2 बच्चों की माँ सारा को एनालाइज किया जो स्विमिंग से इतनी डरती थी कि 2 मिनट के लिए भी अपना सर पानी में डुबा के नहीं रख सकती थी। लेकिन सिर्फ 4 दिन के अंदर उन्होंने स्विमिंग सीखी और 500 मीटर तक ओशियन में फ्री स्टाइल स्विमिंग की। इस केस के बाद टिम फेरिस ने भी स्विमिंग सीखना चाहिए और उन्होंने टोटल इमर्जेंट स्विमिंग टेक्निक को स्टडी किया। उस टेक्निक को एक कोच से सीखा और कुछ दिन के बाद उन्होंने भी ओपन वाटर में 1 किलोमीटर तक स्विम किया। टिम फेरिस कहते हैं कि जब मैं ऐसे केसेस देखता हूँ तो मेरे मन में एक ही सवाल आता है कि अगर मैं ऐसे अमेजिंग लोगों के केसेस को अच्छे ढंग से डीकंस्ट्रक्ट करके उन्हें स्टडी करके उसके लेसन्स खुद भी सीखूं और साथ में बाकी लोगों को भी सिखाऊं तो हम सब अपनी लाइफ के हंड्रेड्स ऑफ आवर्स बचा सकते हैं और जल्दी सक्सेस को पा सकते हैं। और यही अप्रोच हमें लाइफ में किसी भी स्किल को सीखने के लिए फॉलो करनी चाहिए। एंड आई ट्रूली बिलीव दैट अगर आप इस थ्योरी पर यकीन करते हैं तो आप बेस्ट लोगों की लाइफ हिस्ट्रीज पढ़िए। अगर आप हिंदी में फ्री में लोगों का लाइफ वर्क पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट रो में 21 डेज चैलेंज है जिसमें 21 बुक समरीज दी गई हैं जो हमारी लाइफ चेंज कर सकती है। इसे जरूर सुनिए। ये ऐप दोनों iOS और Android में अवेलेबल है। आप इस एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेकंड चीज जो हमें नेक्स्ट 21 दिनों तक करनी है वो ये है कि जो भी स्किल हम सीखना चाहते हैं उस स्किल में देखो कि टॉप 5 बेस्ट इंसान कौन है। क्या उन्होंने कोई बुक लिखी है या लेक्चर्स दिए हैं? अगर हाँ तो वो कंटेंट कंज्यूम करो, उनकी बायोग्राफीज पढ़ो और उनकी क्वालिटीज कम टाइम में सीख लो। थर्ड पॉइंट कहता है कि इफ यू कैन नॉट रन क्रॉल बट डू नॉट ब्रेक द मोमेंटम। अपनी लाइफ में अगर हमने किसी इंसान को उसकी फील्ड में बेस्ट देखा है तो जनरली वो एक ही फील्ड में बेस्ट होता है। या तो वो फिजिकली बेस्ट होगा किसी सपोर्ट में एक्सेट्रा या कोई ब्रेन वाले काम में जैसे कि इंजीनियर, साइंटिस्ट एक्सेट्रा। लेकिन क्या आपको एमिलिया बून के बारे में पता है? एमिलिया 3 बार दुनिया की टफेस्ट मर्डर का खिताब जीत चुकी हैं। उन्होंने 2013 में स्पार्टन रेस वर्ल्ड चैंपियन भी जीती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एमिलिया 2012 में वर्ल्ड टफेस्ट मर्डर में सेकंड आई थी। अब आप बोलेंगे सेकंड, फर्स्ट तो आई नहीं। लेकिन ये सुनो, इस कंपटीशन में 1000 से ज्यादा लोग थे। ये कंपटीशन 24 घंटे तक चला था जिसमें ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर, जी हाँ 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना होता है। और वो भी कोई सिंपल डिस्टेंस नहीं बल्कि ऑब्स्टेकल्स भी होते हैं। अब आप बोलोगे ओह वाओ,
बट क्या आपको पता है कि जिस रेस में एमिलिया सेकंड आई थी, उस रेस में 99% लोग आदमी थे। यस, और इसीलिए इन्हें स्टडी करना वर्थ है। इतना ही नहीं, एमिलिया फुल टाइम लॉयर भी है। अब आप बोलेंगे किस कंपनी में? तो ये कंपनी वही है जिसके आप आईफोन्स यूज करते हैं। यस, एप्पल। अब फाइनली एक और बात, जब एमिलिया मर्दों की रेस में सेकंड आई थी, उससे जस्ट कुछ हफ्ते पहले इनकी नी इंजरी हो गई थी। फिर नी की सर्जरी हुई। जब सबने इनसे कहा कि बस अब तो आप रेस रहने दो, अगली बार दोबारा प्रिपेयर करना, उसके बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट बोली। इन्होंने कहा, आई एम नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, आई एम नॉट द फास्टेस्ट, बट आई एम रियली गुड एट सफरिंग। यानी मैं दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, सबसे तेज भी नहीं हूँ, लेकिन मैं पेन को, दुख को हैंडल कर सकती हूँ। और ये कहकर इन्होंने कहा, टांगे नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, मैं टांगों में पैड लगाकर स्विमिंग करूंगी, बस मुझे रुकना नहीं है। और इन्होंने इसी कंडीशन में अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। और यही लेसन है, इफ यू कैन नॉट रन, क्रॉल, बट डू नॉट ब्रेक द मोमेंटम। यानी भाग नहीं सकते तो कम से कम स्लो चलते रहो, बट मोमेंटम को ब्रेक मत करो। नेक्स्ट हैबिट आती है, एवरीथिंग इज नॉट इक्वल। बेटा ये काम भी इंपॉर्टेंट है, बेटा हर चीज को इक्वल टाइम दो। ये सारी चीजें हम अपने पेरेंट्स या बड़े बुजुर्गों से सीख चुके हैं। लेकिन जिसे भी इटालियन इंजीनियर विल्फ्रेडो पेरेटो का प्रिंसिपल याद है कि सिर्फ 20% चीजें ही ऐसी हैं जो हमें 80% रिजल्ट दे देती हैं, तो उसके बाद हमें फिर लाइफ की हर एक चीज में कोशिश करनी चाहिए कि हम वो 20% चीजों को ही ढूंढें। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि हमें कैसे पता लगेगा कि वो 20% चीजें क्या है। इसके लिए द वन थिंग बुक में एक बहुत ही अमेजिंग थिंकिंग मॉडल दिया गया है, जो कहता है कि कोई भी काम करते हुए अपने आप से एक सवाल पूछो, और वो एक सवाल है कि इनमें से मैं कौन सी ऐसी चीज करूं जिसकी वजह से बाकी चीजें या तो आसान हो जाए या उन्हें ना करने से कोई फर्क ही ना पड़े। इसका परफेक्ट एग्जांपल है बिल गेट्स। जब वो अपनी न्यूली फॉर्म्ड कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की डील IBM से करने गए थे, तो उनके साथ वाले उन्हें बोल रहे थे कि बिल, तुम्हें नहा लेना चाहिए, IBM जैसी बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव से तुम मिलने जा रहे हो, तुमसे बहुत स्मेल आ रही है। पर उन्होंने कहा ये मैटर नहीं करता, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो ठीक तरीके से अपनी स्पीच तैयार कर लेते हैं और IBM को उस डील के लिए मनवा लेते हैं, तो वो लॉन्ग रन में बहुत बड़ी कंपनी खोल सकते हैं। और हुआ भी यही। इसलिए बहुत लोगों का मानना है कि हमारी पूरी लाइफ में 6 से 7 ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हमारी लाइफ को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। और हमारे लिए टास्क ये है कि हम लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज को पहचान लें, और जब वो अपॉर्चुनिटीज आए तो उस वक्त उसमें अपनी पूरी एनर्जी झोंक दें। यानी एट दैट पॉइंट जस्ट डू वन थिंग। नेक्स्ट अमेजिंग पॉइंट कहता है कि इफ यू बिलीव इन इट, गेट द डैम थिंग डन। लेक्स फ्रिडमैन ने एक बार इलॉन मस्क से पूछा कि अगर तुम्हारे सामने बहुत ही डिफिकल्ट इंजीनियरिंग प्रॉब्लम आ जाती है जो तुम्हारे बेस्ट इंजीनियर्स भी सॉल्व नहीं कर पाते, तो तुम कहां से वो स्ट्रेंथ लेके आते हो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ जो उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट्स भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं? या फिर क्या तुम उस आइडिया को क्विट कर देते हो और हार मान लेते हो? तो इस पर इलॉन मस्क ने कहा कि देखो, मैं चीजों के बारे में ऐसे नहीं सोचता। अगर मुझे लगता है कि कोई चीज इंपॉर्टेंट है और उसे करना चाहिए, तो हम बस उसे एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हमसे नहीं हो रही तो वो चीज हम ट्राई करते रहेंगे जब तक हम मन ना जाए। और हाँ, मेरी डिक्शनरी में हारना वर्ड है ही नहीं। बस मैं अपनी टीम को एक ही चीज बोलता हूँ, डैम इट एंड गेट इट डन। I don't care about optimism or pessimism. Fuck that, we're gonna get it done. तो इन शॉर्ट, अगर हम ट्रूली किसी चीज से प्यार करते हैं तो हम भी उसे एग्जीक्यूट करेंगे, नो मैटर व्हाट। नेक्स्ट हैबिट कहती है, मेक फियर योर फ्रेंड, यूज रिवर्स प्रोक्रेस्टिनेशन। हम लोग माइक टाइसन को वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर्स मानते हैं, और उन्होंने ना ही जाने कितने नॉकआउट्स भी किए हैं। अगर वो किसी को ठीक ढंग से एक पंच मार देते हैं तो वो जितना भी चाहे उठ नहीं पाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर मैच से पहले माइक टाइसन बहुत रोते थे। It's always hard, but I mean, you know. उनका रोने का एक रीजन ये था कि वो हारना नहीं चाहते थे। अब आप बोलेंगे वो तो कोई भी नहीं हारना चाहता, एंड यू आर राइट। लेकिन माइक टाइसन का थिंकिंग मॉडल डिफरेंट था। उन्होंने अपने डर को ही अपनी स्ट्रेंथ बना लिया था। क्योंकि वो हारना नहीं चाहते थे, इसलिए वो बहुत प्रैक्टिस करते थे। और यही रीजन है बॉक्सिंग मैच में अपनी सक्सेस श्योर करने के लिए वो कोशिश करते थे कि वो अपने ओपोनेंट्स को नॉकआउट ही कर दे, रादर देन जस्ट गेनिंग सम पॉइंट्स। बहुत से टॉपर्स भी सबकॉन्शियसली यही स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। सुबह जल्दी उठने के लिए उनके मन में यही थॉट होता है कि अगर मैं कल जल्दी सुबह नहीं उठा तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि रिजल्ट अनाउंस हो रहा होगा और मेरा नाम लिस्ट में नहीं होगा, या मेरी कम परसेंटेज होगी। और उस फियर को वो मोटिवेशन बना के पढ़ाई कर लेते हैं। तो हम भी स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं कि अपने फियर को मोटिवेशन बना लें और उसी थिंकिंग मॉडल को यूज करके खुद से एक्शन करवाएं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, द सेम प्रॉब्लम माइट हैव डिफरेंट सॉल्यूशंस। जब अमेरिका ने मार्स प्लैनेट के लिए रॉकेट भेजे तो वो बहुत पावरफुल रॉकेट थे, इसलिए वो अर्थ से डायरेक्टली मार्स की तरफ गए, यानी शॉर्टेस्ट रूट फॉलो किया, जिसके लिए उन्हें करीबन 210 दिन लगे। हमारे इंडियन साइंटिस्ट जानते थे कि अभी हमारे पास इतने पावरफुल रॉकेट्स नहीं हैं,
कि हम डायरेक्टली मार्स की तरफ जा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम मार्स मिशन क्विट कर दें। जो बहुत ही इंटेलिजेंट सोल्यूशन हमारे साइंटिस्ट ने निकाला वो ये था कि हम डायरेक्टली तो नहीं जा सकते, लेकिन हम बाकी प्लैनेट्स की ग्रेविटी को यूज करके वो नेसेसरी थ्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम मार्स तक पहुंच जाएं। एंड वी डिड इट। और इस ऑसम अचीवमेंट के बाद बीबीसी ने भी बहुत से आर्टिकल्स लिखे कि इंडियंस ने मार्स में इतनी सस्ते में कैसे सैटेलाइट पहुंचा दी। एनीवेज पॉइंट ये है कि प्रॉब्लम के बहुत से सोल्यूशन हो सकते हैं, इसलिए हमें अपने माइंड को लिमिट नहीं करना चाहिए। एक बार हम ये अमेजिंग टेक्निक्स रिवाइज कर लेते हैं जो हम अगले 21 दिनों तक कर सकते हैं। इनमें सबसे पहली चीज हमने डिस्कस करी थी वो थी इन नाइट गिव योर ब्रेन अ टास्क, जिसमें हमने देखा था कि हमारा ब्रेन सोने के बाद उस टास्क पर ज्यादा काम करता है जो जस्ट सोने से पहले हम उसे देते हैं। इसलिए पहली चीज जो हम कर सकते हैं वो ये है कि सोने से जस्ट पहले वो कंटेंट कंज्यूम करें या उस चीज के बारे में सोचें जिस टास्क में हम अच्छा होना चाहते हैं, ताकि रात भर हमारा ब्रेन उस पर काम करता रहे। सेकंड चीज जो हमें करनी है वो है डीकंस्ट्रक्ट सक्सेसफुल पीपल लाइव्स एंड लर्न फ्रॉम देम। यानी जिस भी फील्ड में हम अच्छा होना चाहते हैं उस फील्ड में टॉप 5 बेस्ट लोगों को ढूंढो और उनकी लाइफ के बारे में हर बुक पढ़ लो, सारे लेक्चर्स देख लो। इन शॉर्ट उनके ब्रेन थॉट्स को अपने ब्रेन में इंस्टॉल कर लो। एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू सक्सेस। और इसमें हमने गीगल एप्लीकेशन की बात भी करी थी जिसमें बहुत सी बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट था कि इफ यू कैन नॉट रन क्रॉल बट डू नॉट ब्रेक द मोमेंटम, जिसमें हमने एमिलिया की स्टोरी भी देखी थी कि लेग सर्जरी होने के बावजूद भी उन्होंने अपना मोमेंटम नहीं तोड़ा और वो आगे बढ़ती रही, रुकी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट था एवरीथिंग इज नॉट इक्वल। इसमें हमें उस काम पर ज्यादा एनर्जी देनी है जिसका आउटपुट टू इनपुट रेशियो ज्यादा हो, यानी कम इनपुट में हमें ज्यादा आउटपुट मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट था इफ यू बिलीव इन इट गेट द डैम थिंग डन, जिसमें हमने इलॉन मस्क का एटीट्यूड देखा था कि अगर उन्हें लग रहा है कि कोई चीज करनी है तो वो उसे करके ही छोड़ेंगे और तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती। नेक्स्ट पॉइंट था मेक फियर योर फ्रेंड यूज रिवर्स प्रोक्रास्टिनेशन, जिसमें हमने देखा था कि अपने डर को ही हम मोटिवेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हमने माइक टाइसन की स्टोरी देखी थी और टॉपर्स की साइकोलॉजी के बारे में भी डिस्कस किया था। और ऐसा भी नहीं है कि इलॉन मस्क जैसे लोग डरते नहीं हैं, इवन वो खुद कहते हैं कि मैं डर को बहुत ज्यादा फील कर सकता हूँ बट इसके बावजूद मैं एक्शन लेता रहता हूँ। Say I actually think I feel fear quite strongly. Say I actually think I feel fear quite strongly. और नेक्स्ट पॉइंट था द सेम प्रॉब्लम माइट हैव डिफरेंट सॉल्यूशंस, जिसमें हमने मार्स मिशन की स्टोरी देखी थी कि बेशक अमेरिका ने मार्स तक सैटेलाइट पहुंचाने के लिए अलग अप्रोच यूज करी, लेकिन हमने भी उसी प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से कर दिखाया। एनीवेज दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। अगर उस कमेंट में 1000 से ज्यादा लाइक्स हुए तो वीडियो पक्का। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।